स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। जैसे कोई मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर आता है, वैसे ही आज इस वीडियो के पहले मुझे एक डिस्क्लेमर देना है कि आज का ये जो डिस्कशन होगा वो इंटरनेशनल टेररिज्म पे होने वाला है, ना कि डोमेस्टिक टेररिज्म पे। सो टेररिज्म के कई प्रकार होते हैं, कोई कहता है 4, कोई कहता है 5, बट ये जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल टेररिज्म पे फोकस करने वाला है, विच विल ऑल्सो इंक्लूड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब मैं कहानी जो है, आज के डिस्कशन का जो कहानी है, मैं शुरू करने चाहती हूँ। एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक मॉन्स्टर है जिसे हाइड्रा कहा जाता है। अब हाइड्रा में जो पावर था वो ये था कि अगर आप हाइड्रा का सिर काट देते हो तो वहाँ से 2 और हेड्स आ जाते हैं। तो वो मॉन्स्टर को कोई डिफीट ही नहीं कर पा रहा था, तो फाइनली हरक्यूलिस को ये टास्क दिया गया था कि जाके इस मॉन्स्टर को डिफीट किया जाए। अब टेररिज्म भी ऐसा ही है कि अगर आप टेररिज्म का सर काटते हो, जैसे टेररिस्ट को आप डिफीट करते हो, टेररिज्म खत्म नहीं होता है, वो हाइड्रा की तरह चलता ही रहता है। अब हरक्यूलिस ने क्या किया था? हरक्यूलिस ने अपने स्वॉर्ड में आग लगा के जब वो सर काट रहा था हाइड्रा का, तो उस समय पे वो कॉटराइज हो जा रहा था ताकि 2 सर और ना आए। अब प्रॉब्लम ये है, जो टेररिज्म है आज के दिन पे, वी आर अनेबल टू कट दी मेन रूट कॉज। इसी वजह से टेररिज्म जैसे आइडियोलॉजी है वो चले ही जा रहा है, एंड स्टेट्स आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिस्ट्स। हेजिमॉन जो है अमेरिका, वो भी आज तक टेररिज्म को डिफीट नहीं कर पाया है। बट इन द वर्ल्ड एवरी स्टेट इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, एंड यही है आज के डिस्कशन का मुद्दा। हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली टेररिज्म, जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, हम वहाँ पे तालिबान, अलकायदा, आइसिस, तीनों ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, एंड विल अंडरस्टैंड कि डिफीट होने के बाद भी वो जो आइडिया ऑफ टेररिज्म है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली। उसके बाद हम देखेंगे काउंटर टेररिज्म को। वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम्स विद काउंटर टेररिज्म, एंड इसका भी सॉर्ट ऑफ जो एक सोल्यूशन है वो भी हम बात करेंगे। बट बिफोर वी गो ऑन टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस 2 थिंग्स। एक, सरकार मूवी, ये फर्स्ट सरकार मूवी में एक डायलॉग था कि मारना है तो सरकार को नहीं, सरकार की सोच को मारो। ये चीज जो है, सरकार की सोच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेररिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसको अटैक करना बहुत जरूरी है, रैदर दैन टेररिस्ट्स। टेररिस्ट्स आर लाइक दैट हाइड्राज हेड, वो आप काटते रहोगे तो वो आता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये आइडियोलॉजी को हम अटैक नहीं करेंगे, इस आइडियोलॉजी को खत्म नहीं करेंगे। एंड प्रॉब्लम यही है कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, क्योंकि स्टेट्स आर ट्रेन टू फाइट स्टेट्स। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे आर ट्रेन टू फाइट एन आर्म्ड फोर्सेस, दे आर ट्रेन टू फाइट अनदर स्टेट, दे आर ट्रेन टू फाइट इंडिविजुअल टेररिस्ट्स, बट दे आर नॉट ट्रेन टू फाइट एन आइडियोलॉजी। यहाँ पे स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये एक मूवी है वी फॉर वेंडेटा, एक हॉलीवुड मूवी है, वहां पे ये बताया गया था कि आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। तो मूवी में ये बताया जाता है कि एक आइडिया, जैसे एक रेवोल्यूशन का जो आइडिया है, अगर एक पॉपुलेशन, सिविलियन पॉपुलेशन में ये आइडिया बैठ जाता है तो ये रेवोल्यूशन कोई रोक नहीं सकता है। पीपल आर गोइंग टू गो फॉर एन अपराइजिंग, बिकॉज गन से भी, स्मोक अटैक, स्मोक बॉम्ब से कुछ भी कर लो, आर्मी कैन डू all sorts of suppression, but idea cannot be killed. So V for Vendetta में भी यही बात बताई गई है कि idea is bulletproof. It cannot be attacked by violence. The only way to attack an idea is by a counter idea. तो टेररिज्म को भी by armed forces, by military, by violence नहीं रोका जा सकता है। टेररिज्म रोकने के लिए भी हमें काउंटर नरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, और यही है आज का डिस्कशन। चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं तालिबान। ना, तालिबान का जो राइज है वो होता है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान से। ये आपको सबको पता ही होगा कि यूएस और इट्स अलाइज एक्चुअली कुछ ट्राइब्स को सपोर्ट करती हैं बाय फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग एज वेल एज वेपन्स, और वहां से इमर्ज होता है तालिबान। एंड वंस तालिबान कम्स टू पावर, दे स्टार्ट रूलिंग अफगानिस्तान। अब तालिबान को आफ्टर 2001, दैट इज 9/11 के बाद, यूएस ने काफी कोशिश की थी सप्रेस करने के लिए, यहां तक कि दे हैड गॉन टू विलेज एंड ट्राइड किलिंग टेररिस्ट हु वर एफिलिएटेड टू तालिबान। बट आपको हकीकत तो पता ही है,
आज के दिन अफगानिस्तान में तालिबान ही पावर में है। क्यों है? क्योंकि जो आइडिया ऑफ गवर्निंग अफगानिस्तान एज पर देयर आइडियोलॉजी वो कभी खत्म नहीं हो पाई। वो यूएस ने मिलिट्री फोर्स जरूर यूज किया था, बूट्स ऑन ग्राउंड टैक्टिक जरूर यूज किया था, बट दे कुड नॉट किल द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अफगानिस्तान विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी, देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर रिलीजन। So this is what continues, the idea continues. You can kill terrorists, you can kill people who support terrorists, but idea को attack करना बहुत ज़रूरी है। Second है अलकायदा। अलकायदा का starting भी अफगानिस्तान से ही होता है। So lot of मुजाहिदीन actually travel from Yemen, other Gulf countries, सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी मुजाहिदीन गए थे। ये सब गए थे अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन को फाइट करने के लिए। बाद में they also fought the Taliban at that point of time, ironically, but once Taliban comes to power, they actually go back to Yemen and the Gulf countries. वहाँ से शुरू होती है अल-कायदा का। ओसामा बिन लादेन starts this organization and the agenda was that they had to protect their religion against the Western forces. तो इस organization में एनिमी बन के आया यूएस, एनिमी बन के आया वेस्टर्न फोर्सेस। और क्यों बन के आया? क्योंकि दे क्रिएटेड दैट एनिमी ऑफ द रिलीजन। और ये इंटरप्रिटेशन, ये आइडियोलॉजी जो है ये फैलता गया। पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि हाँ ये यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ये हमारे एक्चुअल दुश्मन हैं। अब अलकायदा का और एक बड़ा टैक्टिक था कि दे वर एबल टू गेट लेजिटिमेसी फ्रॉम अ लार्ज स्केल ऑफ पीपल। ये पीपल कौन थे? ये पीपल एक्चुअली वेर द वंस हु वर टारगेटेड बाय द यूएस थ्रू वेरियस वॉरफेयर। सो इराक के वॉर के समय जब हम बात करते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स आफ्टर 2001, जब इराक के वॉर की बात करते हैं तो अबू घरेब वाला एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे कई सारे इराकीज, इनोसेंट इराकीज को प्रिजन में ले जाके टॉर्चर किया गया था। और वंस दैट वाज शट डाउन, देयर वाज अ मूव, ये सारे जो अबू घरेब में थे सारे के सारे चले गए थे और ज्वाइन किया था अलकायदा को। तो इवन आफ्टर 2001 के ग्लोबल अटैक के बाद भी it continued to gain legitimacy from the people. और जितना यूएस कोशिश करता गया, जितना वेपन्स और मिलिट्री सप्रेशन करने की कोशिश की ऑन टेररिज्म, उतना मेंबरशिप बढ़ा। एंड आयरॉनिकली आज के दिन यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद कहा है कि आज के दिन टेररिज्म में इतना इट्स मोर वाइड स्प्रेड देन 2001। द मेंबरशिप इज मल्टीफोल्ड। जितना यूएस वो ड्रोन अटैक करेगा और जितना बोलेगा कोलैटरल डैमेज, उतना ही मेंबरशिप बढ़ता रहेगा, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू दैट आइडियोलॉजी कि हाँ वेस्ट एनिमी है, तो हमें वेस्ट के अगेंस्ट लड़ना है, हमें अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है। ये जो आइडियोलॉजी है ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है जब किसी का घर, किसी के फैमिली को यूएस के ड्रोन या कोलैटरल डैमेज में हर्ट होता है। ऑब्वियस बात है, यही चीज है आज के दिन। इवन आफ्टर ओसामा बिन लादेन्स डेथ, अलकायदा अभी भी एग्जिस्ट करता है। इट इज नॉट ओनली एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज। आज के दिन अलकायदा तो अफ्रीका में भी चल रहा है। तो इट इज बेसिकली वाइड स्प्रेड। नाउ आगे बढ़ते हैं, आईसिस पे आते हैं। नाउ आईसिस टेक्स इट वन स्टेप फर्दर। अलकायदा में क्या था कि एनिमी क्रिएट हुआ था। आईसिस बोलता है कि एनिमी तो ठीक है, पर अब हम अपना स्टेट बनाएंगे जहां पे हम पॉलिसीज बनाएंगे टू फाइट अगेंस्ट द वेस्ट। इट्स गोइंग टू बी एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फाइटिंग। एंड ये इतना अट्रैक्टिव आइडिया था कि डीप नेट, आप डार्क नेट बोलो या सोशल मीडिया के थ्रू में इट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो मेनी कंट्री से पीपल, young kids, 16, 17 year old went and joined the ISIS. Women joined as brides of ISIS soldiers. They also went and got training as ISIS soldiers. Men went to fight the holy war. तो आप ये समझो ये आइडिया का कितना पावर है। And all of this for what? To fight the West, to protect the religion, to have their own state. And this is where ISIS starts becoming powerful. अब of course ISIS को डिफीट भी किया जाता है 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहती हूँ कि यूएस ने क्या किया था आईसिस के अगेंस्ट वॉर के समय पे। उन्होंने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाला था। दे एक्चुअली सपोर्टेड द कुर्दिश पीपल टू फाइट द वॉर।
और क्यों सपोर्ट किया था? बोला था कि आप लोग ये वॉर हमारे बिहाफ में लड़ो और इन रिटर्न आपको हम स्टेट देंगे। तो कुर्ड्स ने भी कहा था कि हाँ परफेक्ट है कि हमें तो स्टेट चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्टेट की डिमांड है वो बहुत पहले से, उन्होंने ब्रिटिश जब कॉलोनाइज किया था पैलेस्टाइन, मैंडेट पैलेस्टाइन और इराक के समय से ही डिमांड करके रखा था कि हमें एक स्टेट, खुद का स्टेट चाहिए, जो एक्चुअली कॉलोनाइजर्स ने नहीं दिया था। बाद में यूएस से भी ये डिमांड की थी पर कुर्ड्स को ये स्टेट नहीं मिला था। तो फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि नहीं आप हमारे बिहाफ में लड़ाई करो और आपको हम स्टेट देंगे, तो इस प्रॉमिस के ऑन दिस बेसिस ऑफ द प्रॉमिस दे एक्चुअली पिक्ड अप वेपन्स एंड दे फॉट द आइसिस एंड दे डिफीटेड आइसिस। जो जो टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई किया था सारा का सारा टेरिटरी कुर्ड्स ने वापस ले लिया। अब प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, वॉर खत्म होने के बाद यूएस ने बोला कुर्द स्टेट, वो क्या होता है, कैसे देंगे? टर्की ने बोला हमारा टेरिटरी कुर्ड्स को दोगे, नहीं देंगे। तो वो स्टेट कभी रियलाइज नहीं हुआ और कुर्ड्स को एक बिट्रेल आया कि भैया हम किसके लिए लड़े और हमें क्या मिला। इसके वजह से आज के दिन दे आर लाइक कि हो गया बस, हम यहां से निकल रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इतने जो सोल्जर्स और ब्राइड्स ऑफ सोल्जर्स हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उनको आप ऐसे तो नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में वापस भेज दोगे, ये कंट्रीज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं जो उनके होम कंट्रीज हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आप उनको कोई प्रिजन में नहीं रख सकते हो, कौन से कंट्री के प्रिजन में वो रखे जाएंगे, कोई भी कंट्री वो भी रेडी नहीं है। तो आज के दिन एक्चुअली एक ओपन प्रिजन है सीरिया के बॉर्डर में, एक ओपन प्रिजन है जो कुर्ड्स गवर्न करती है, कुर्ड्स उनको प्रोटेक्ट करती हैं, दे आर बेसिकली देयर विद वेपन्स देयर। और ऐसे दो प्रिजन है, एक में वुमेन एंड चिल्ड्रन है, एक में मेन है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुर्ड्स हैव गॉट डिसइल्यूजन्ड, उनको नहीं चाहिए ये, और ये धीरे धीरे बोल रहे हैं कि आप संभालो ये प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि ये जो ओपन प्रिजन है इट इज अ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व जियोपॉलिटिकली। प्रॉब्लम ये है कि जो वुमेन बाइड्स से, मतलब जो कई कंट्रीज से गए थे आइसिस ज्वाइन करने के लिए, सो यहाँ पे देयर इज बेगम हु इज फ्रॉम अ यूके सिटीजन, दीज टू आर फ्रॉम यूएस, ये सब सिटीजन्स हैं यूके और यूएस के, एंड they have put a petition, they want to go back to their country. प्रॉब्लम यह है कि यूके ना लेना चाहता है इनको, यूएस ने भी मना कर दिया है। तो ये जाएंगे कहाँ? ये स्टेटलेस सिटीजन्स हैं आज के दिन पे इन दिस ओपन प्रिजन। और यहाँ पे फिर से बर्थ हो रहा है यही आइडिया का, क्योंकि इनके बच्चों को ना एजुकेशन मिल रहा है, ना कोई हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, इनके पास कोई जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ वो जो आइडिया लेके आइसिस आए थे, वॉर खत्म हो गई, पर वो आइडिया पास हो जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेररिस्ट्स आर बीइंग बोर्न राइट हियर। अब प्रॉब्लम यही है कि हम इसको देख ही नहीं रहे हैं। कोई भी आप देखोगे कोई भी कंट्री इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। इट इज लाइक ये डॉक्यूमेंट्री या एक्टिविस्ट का रोल है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट दैट इज द सैड पार्ट कि क्योंकि नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक जो होगा या नेक्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो वहीं से आने वाला है। इस पे ऑलरेडी एक इंटरेस्टिंग सी सीरीज बनी हुई है, फ्रीलांसर बोल के आजकल आ रही है। यही आइडिया है कि आइसिस इज कमिंग बैक। कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर आइसिस इज गोइंग टू कम बैक, और अगर इस बार आई तो वो लोग पुराने वाली गलती नहीं करेंगे। दे आर गोइंग टू बी फार मोर डेंजरस इफ दे कम बैक, क्योंकि तालिबान से ज़्यादा डेंजरस अलकायदा था, अलकायदा से ज़्यादा डेंजरस आइसिस है। तो हर बार जब नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है देन वी आर लुकिंग एट अ मच वर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिंग इन। आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर वी गो ऑन टू टॉक अबाउट काउंटर टेररिज्म, I would like to bring to your notice about Study IQ's prelims to interview batch जो long term 2025 के लिए है, that is for students who are attempting UPSC in 2025। ये तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, इंग्लिश, हिंग्लिश और हिंदी। प्राइस इज फॉर 70,000 रुपीज़। अगर आप DWLIVE लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको इमीडिएटली डिस्काउंट के बाद कॉस्ट पड़ेगा 35,999 रुपीज़, दैट इज अराउंड 36,000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं।
सो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर 2001 दैट इज 9/11 के बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो यूएस ने डिक्लेयर किया था वो फाइनली लास्ट ईयर खत्म होता है। और मैंने यहाँ पे दो ऐसे लाइंस लिए हैं जो जो बाइडेन की स्पीच में हैं। तो सबसे पहला है, दिस इज अ न्यू वर्ल्ड, द टेरर थ्रेट हैज मेटास्टेटाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वेल बियॉन्ड अफगानिस्तान. We face threats from Al-Shabaab in Somalia to Al-Qaeda affiliates in Syria and the Arabian Peninsula. तो यूएस ये बोल रहा है, rather than killing or suppressing terrorism in Afghanistan, आज के दिन टेररिज्म पूरा फैल चुका है. It's no longer a war against Afghanistan, it is a global war. तो पहले से तो ग्लोबल वॉर था, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? तो बेसिकली यूएस यही बोल रहा है कि जो अफगानिस्तान में अटैक किया था उससे कुछ हुआ नहीं है, ग्लोबल वॉर अभी भी है. दूसरी बात पे आते हैं. The second statement that US says, Joe Biden says, is that there is nothing China or Russia would rather have, would want more in this competition than the United States to be bogged down another decade in Afghanistan. So US ने clearly बोल दिया है उनके लिए टेररिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए फाइटिंग द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए चाइना और रशिया के साथ कंपटीशन करना जरूरी है. तो ये क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा है कि टेररिज्म जो ग्लोबल इशू है वो हर कंट्री अपने अकॉर्डिंगली सोचे, क्योंकि हेजिमॉन इंटरेस्टेड नहीं है ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के लिए. प्रॉब्लम यही है क्योंकि हेजिमॉन को समझ में आ गया है इतने डिकेड्स के बाद कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर या वॉर ऑन टेरर नहीं हो सकता है. मिलिट्री से टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता है. आप सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को मारोगे, आइडिया को नहीं मार सकते हो. अब प्रॉब्लम यहाँ पे और एक आता है, ये टेररिस्ट को वेपन्स कहां से मिलता है, पैसा कहां से मिलता है. सो इफ यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, वहां पे ओपियम ग्रो होता है, इट्स कॉल्ड द गोल्डन क्रेसेंट ऑल्सो. ये ओपियम ग्रो करके ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, ब्लैक मार्केट से ये लोग आर्म्स और अदर काइंड्स ऑफ एम्यूनिशन खरीदते हैं. इन अदर वर्ड्स, स्टेट्स को सब पता है कहां से क्या बिक रहा है, किसके पास जा रहा है, कहां पे कौन सा पैसा फ्लो कर रहा है. बट स्टेट्स इस पे कुछ ज्यादा एक्शन नहीं ले पाती है. क्यों नहीं ले पाती है? क्योंकि ये इट इज नॉट डन ओपनली, इट इज डन थ्रू द ब्लैक मार्केट. ब्लैक मार्केट में इंडिविजुअल बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं जहां पे ये लोग ट्रेड करते हैं ऑन आर्म्स एंड एम्यूनिशन. अब जो हम बात करते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में कि वायलेंस का मोनोपोली इज विद द स्टेट, एक्चुअली इट इजंट. दैट इज एन आयरनी. इट इजंट. वायलेंस इज नाउ विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. एंड प्रॉब्लम यहीं पे आती है क्योंकि स्टेट्स को पता है कि टेररिस्ट कहाँ से या टेररिज्म को कहाँ से फंडिंग मिलती है, कहाँ से आर्म्स मिल रही है, बट वो वहाँ पे क्लैम्प डाउन नहीं कर पा रही है. बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना का ही. इतनी कोशिश करने के बाद भी इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू सक्सेसफुली पुट पाकिस्तान इनटू द FATF लिस्ट. ग्रे लिस्ट में गया था, फिर से आ गया. और चाइना ने क्या कहा कि नहीं, कोई भी जो नाम इंडिया बोलता है कि ये टेररिस्ट है फ्रॉम पाकिस्तान, UNSC में चाइना जाके वीटो कर देता है. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना का दोस्त है, ऑब्वियस बात है. तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पे चाइना का पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान में. ये जो जियोपॉलिटिक्स है ना, इसी से सपोर्ट मिलता है टेररिज्म का. ये जो वॉर ऑन टेररिज्म है कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर में दिखता है, एक्चुअली में इनको कुछ नहीं करना है. इनको सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंडस्ट्री चलानी है वॉर के थ्रू पे, क्योंकि इनको भी पता है कि टेररिज्म को वॉर के थ्रू हराया नहीं जा सकता है. आगे बढ़ते हैं कि काउंटर टेररिज्म क्या होता है. तो हर कंट्री के पास काउंटर टेररिज्म का एक स्ट्रैटेजी रहता है. उसमें 3 कंपोनेंट्स होती हैं. पहला कंपोनेंट है हार्ड मीन्स, दैट इज अवेलेबल मिलिट्री सोर्सेज. उसमें आप इंटेलिजेंस भी डाल सकते हो, उसमें आप मिलिट्री डाल सकते हो, स्पेशल यूनिट्स डाल सकते हो, कमांडो फोर्सेस, जो भी डालना है. बेसिकली इट इज यूजिंग ऑफ वायलेंस और मिलिट्री टू सप्रेस टेररिज्म. नाउ ये हमें पता चल गया है कि ये नहीं चल रहा है. दूसरा आ रहा है बाय सॉफ्ट मीन्स, दैट इज पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्ट्रूमेंट्स में. ना प्रेसिडेंट ओबामा के समय पे CVE, दैट इज काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का एक आइडिया आया था, जहां पे ओबामा ने कहा था कि एनीबडी हु इज एट अ रिस्क टू जॉइन टेररिज्म, उनको
फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, उनको उस सिचुएशन से हटा दिया जाएगा। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ ना जाए। तो इसे सॉफ्ट मीन्स कहा गया है। बट ये ओबामा प्रेसिडेंसी के लास्ट 2 इयर्स आया था और ट्रम्प प्रेसिडेंसी में ये हटा दिया जाता है, पूरी की पूरी फंडिंग हटा दी जाती है। इसीलिए CVE का जो सक्सेस है या इसका जो बेनिफिट है वो एक्चुअली स्टडी नहीं किया जा सकता है। 2 साल में सिर्फ इतना ही पता चला था कि हाँ, about 100 to 150 people who in US who were about to become radicalized, they were taken away from the situation and given amnesty, मतलब they were given some protection, कुछ help दिया गया था and all of that। तो CVE एक soft power का approach हो सकता है। कई countries ये भी use कर रही हैं आज के दिन पे। तीसरा है कि टेररिस्ट का एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्सेज, दैट इज मनी, वेपन्स, उनको रोका जा सके, दैट इज थ्रू दी FATF। जैसे कि इंडिया भी अभी बोल रहा है कि G20 के डिक्लेरेशन में भी ये बात की गई थी कि FATF को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि उनका जो एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो रोका जा सके। बट वैसे ही मैंने कहा था कि ये सब ब्लैक मार्केट के थ्रू होता है, ओपियम ट्रेड या अदर काइंड्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके थ्रू आता है पैसा फॉर टू बाय वेपन्स। इसको कंट्रोल करना काफ़ी दिक्कत होगा फॉर एनी स्टेट। सो FATF को स्ट्रेंथन करना विल बी डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का काउंटर टेररिज्म प्लान क्या है? तो इंडिया के कई सारे मल्टी स्ट्रैटेजीज हैं। इट्स मल्टी डायमेंशन बोला जाता है, मल्टी स्ट्रैटेजी बोला जाता है। सो इट्स लॉट ऑफ प्रॉन्ग्स दैट आर देयर इन काउंटर टेररिज्म प्लान। तो सबसे पहले है मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। सो इंडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी के थ्रू में दे हैव डिस्कस्ड अबाउट नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, जो टेररिस्ट यूज कर रही हैं, उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। दूसरा है कि मनी फॉर टेरर, दैट इज FATF को स्ट्रेंथन करना, दैट इज ऑल्सो देयर, इसे मैंने कहा G20 के डिक्लेरेशन में। दूसरा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करना। सो all the member states of SCO, they come together and share intelligence or they share information about terrorists। but irony ये है कि वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान दोनों हैं। तो आपको पता ही चल रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इंफॉर्मेशन है काफ़ी लिमिटेड है इंडिया के लिए। तभी भी इंडिया इज़ वेरी इंटरेस्टेड अबाउट द अदर काइंड ऑफ फंडिंग एंड द नेटवर्क इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन रैट्स। तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। नाउ ये एक अटेम्प्ट था इंडिया के थ्रू में कि UNGA में ये कन्वेंशन पास किया जाए, दैट इज जनरल असेंबली में। इस पे कई सारे डिस्कशंस भी हुए थे, बट जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था कि टेररिज्म का जो डेफिनेशन है इस कन्वेंशन में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से ये कन्वेंशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऑल्दो इस पे काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया था एंड कंट्रीज हैड एक्चुअली डेलिबरेटेड कि क्या होना चाहिए। तो CCIT का if it would have taken pushed through and कुछ ऐसा अप्रूवल टाइप आ जाता इस कन्वेंशन पे, एटलीस्ट एक डेफिनेशन तो होता कि टेररिज्म क्या है, कैसे हम डील कर सकते हैं। आज के दिन तो UN टेररिज्म का डेफिनेशन पे ही अग्रीमेंट नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है वो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। उसमें सबसे बड़ा पार्टनर UAE और US है। अब UAE का क्या है कि अगर इंडिया से कोई जा रहा है ISIS या अलकायदा ज्वाइन करने के लिए, द फर्स्ट पॉइंट इज यूजुअली द गल्फ। वहाँ पे UAE सपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन देके, या कोई अगर गल्फ से इंडिया आ रहा है फॉर any kind of terror support or activity, again UAE is the one to come ahead and give us intelligence। so इसमें intelligence sharing काफ़ी strong है इंडिया UAE में। similarly US के साथ भी हमारा ऐसा ही intelligence sharing है। so again a good political relation would always help us fight or make a good counter terrorism strategy। तीसरा है of course intelligence। हमारा IB as well as RAW, they are gathering intelligence and ये तो पता ही है कि जो इंटेलिजेंस का सक्सेस या फेलियर है वो इंसिडेंट के बाद ही पता चलता है। अगर सक्सेस है तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि टेरर अटैक हो रहा था कि होने वाला था। जब इंटेलिजेंस फेल होता है तभी हमें पता चलता है कि हाँ, दिस इज व्हाट हैपेंड। तो इसी वजह से as long as India is safe, it is because of our intelligence as well as the military forces, and that credit cannot be taken away, because the fact is
टेरर अटैक या टेरर अटैक का प्लानिंग हर मिनट हो रहा है और इसी को रोकता है इंटेलिजेंस और मिलिट्री फोर्स। बट प्रॉब्लम यही है कि अटैक्स को आप रोक सकते हो, टेररिस्ट को रोक सकते हो, बट ये फाइनली जो इसको एंड करने वाला है वो ही प्लान गायब है। चौथा आता है लीगल। तो हमारे लीगल सिस्टम में भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दिस वाज आल्सो डन ताकि इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सके। ना ये है इंडिया का काउंटर टेररिज्म प्लान। ऐसा ही प्लान हर कंट्री के पास होता है, ग्लोबल कोऑपरेशन और इंटरनल डोमेस्टिक लॉज एज वेल एज इंटेलिजेंस एंड द मिलिट्री। तो ऐसा ही स्ट्रैटेजी हर कंट्री के पास होता है, हर थोड़ा बहुत ट्वीकिंग होता है। बट आपको मैं जो बार बार बता रही हूँ कि दिस इज टू फाइट टेररिस्ट्स, टेररिज्म को फाइट करने के लिए यहाँ पे एक्चुअली कुछ है ही नहीं। आते हैं क्या करना है। तो अब इसमें काफी एकेडमिक्स या स्कॉलर्स ने बात की है कि कैसे टेररिज्म को डिफीट किया जा सकता है। आज के दिन बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया इस पे बात कर रहा है। तो पहले समझते हैं कि डिबेट क्या है। तो डेविड वेल्स ने 2016 में कहा था कि टेररिज्म को रोकने के लिए या आइडिया को रोकने के लिए हमें जो टेररिस्ट है उनको एमनेस्टी का ऑप्शन देना चाहिए। एमनेस्टी का ऑप्शन मतलब कि भैया आपको अगर प्रोटेक्शन या वापस सोसाइटी में आना है या रिहाई चाहिए, कुछ भी, वी विल सपोर्ट यू। बट इसके लिए डेविड वेल्स ने कहा था कि उनको ओपनली बोलना पड़ेगा दैट दे हैव डन अ रॉन्ग एंड दे आर अगेंस्ट दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 2016 में आइसिस काफी न्यूज में था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो भी आइसिस से वापस आ रहा है उनको ये ओपनली डिक्लेयर करना पड़ेगा कि नहीं, आइसिस वॉज अ रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। उनके जवाब में फिल गुर्स्की ने एक आर्टिकल लिखा था, कहा था कि ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि तीन चीजें प्रॉब्लमैटिक है। एक है कि उनका इंटेंट, कि उनका एक्चुअली इंटेंट क्या है वापस आने का। दूसरा, उन्होंने उस सिचुएशन में क्या वायलेंस यूज किया था कि नहीं। अगर वायलेंस से किसी की जान गई थी तो दे आर पनिशेबल। तीसरा पॉइंट है पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि जो कंट्री का डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है वो ऑब्वियस बात है, इट विल नेवर बी रेडी टू एक्सेप्ट समवन हु इज कमिंग बैक फ्रॉम अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिल गुर्स्की ने कहा था कि ऑप्शन है ही नहीं। यहां पे शुरू होता है डी रेडिकलाइजेशन वर्सेस डिसएंगेजमेंट, और ये डैनियल कोलर ने भी आर्ग्यूमेंट दिया है। तो डिसएंगेजमेंट क्या होता है, किसी को एक वायलेंट सिचुएशन से आप निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सीवीई जो है उसको डिसएंगेजमेंट कहा जाएगा कि दे आर अबाउट टू बिकम रेडिकलाइज या एक्सट्रीमिस्ट, वहां से आप निकाल के उनको डिसएंगेज कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन है डी रेडिकलाइजेशन। अब डी रेडिकलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थ्रू विच आपको काउंटर नरेटिव के थ्रू में आपको बताया जा रहा है कि जिसके लिए आप जा रहे थे टेरर एक्ट के लिए वो गलत है, उससे आप जो अचीव करना चाह रहे हो वो कभी नहीं होने वाला है। ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल नरेटिव ऑफ फ्यू हु आर रूलिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका आइडिया है। ना ही ये किसी रिलीजन में है, ना ही ये किसी पर्पस के लिए है, और ना ही किसी ने भी, कोई भी लीडर ने कभी ये बोला है कि ये करना है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो दिस इज वन वे ऑफ डी रेडिकलाइजेशन। अब इंडिया में आफ्टर आइसिस ऐसे कई लोग आए थे वापस, अराउंड नंबर्स वेरी क्योंकि नंबर्स एग्जैक्टली पता नहीं है, बट यूएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 60 इंडियन ओरिजिन पीपल वेयर देयर इन आइसिस। उसमें से अगर देखा जाए तो 14 to 24 बोला जाता है कि वे हैव कम बैक। एंड इंडिया ने भी यही किया था कि पहले तो दे हैव ट्राइड टू गेट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डी रेडिकलाइजेशन का पॉलिसी किया था उनके साथ। एंड द आइडिया वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि डी रेडिकलाइजेशन से ही आइडिया को आप हटा सकते हो, बट ये टाइम लेता है, ये इमीडिएटली आपको नहीं पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इट नीड्स टाइम फॉर इट टू बी सक्सेसफुल। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है जियोपॉलिटिक्स। तो यूएस ने तो क्लियरली बता दिया है कि उनको ये वॉर नहीं करना है, दे आर फार मोर इंटरेस्टेड टू फाइट विद चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया की बात करें तो चाइना एंड रशिया को पता है कि अगर यूएस ये वॉर नहीं जीत पाया तो वो तो इस वॉर में जाएंगे ही नहीं। तो आज के दिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंगली टेररिज्म को फाइट कर रहा है। सो कॉल्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू टेररिस्ट, बट टेररिज्म का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। एंड इन द कमिंग ईयर्स ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिचुएशन या एक इशू क्रिएट होने वाला है। वी हैव नॉट resolved the problem. We are going to see a big terrorist issue coming in the future. अब
प्रॉब्लम यही है कि स्टेट्स जब तक ये आग घर तक नहीं पहुंचती हम लोग इग्नोर करते हैं, तो वही हो रहा है। सब स्टेट्स सब FATF और वो सब बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो काउंटर नरेटिव बनाने की ज़रूरत है वो कोई स्टेट कर नहीं रहा है, एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड द टुडेज डिस्कशन। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।